The biggest enemy of retail trader in stock market is a chart. चार्ट आप देखते नहीं, इंडिकेटर कोई है नहीं, तो फिर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 5500 कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में। आपका ट्रेडिंग की तरफ कैसे रुझान आया और आपने इस प्रोफेशन को अपना फुल टाइम जॉब कैसे किया? जब टाइटन आप खरीद रहे हो तो लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि टाइटन क्या है, तभी वो आपका फॉर्चून क्रिएट करेगा। अब आपने कोई स्टॉक ले लिया, अब कोई स्टॉक खुली गया नीचे 20%, तो क्या होगा? सोचता ही नहीं कि इस ट्रेड में मुझे कितने पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। 100 रुपए का एक स्टॉक है तो आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है उससे जिस पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं? जो ट्रेड चल रही है ना, वो किसी वजह से चल रही है। आप उसको रोककर एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जाते हो, इसीलिए लॉस करते हो। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ मनी मेकिंग, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सेविंग योर कैपिटल। मैं इंडिकेटर्स बकवास मानता हूँ। मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके अल्टीमेटली आई लॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को नए नए चेहरे से रूबरू कराएं, नए नए लोगों से मिलवाएं, नए नए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दें। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे यहाँ हैं वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास तो वैसे सारे ही होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ख़ास हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं। बहुत बड़ा जब मैं कहता हूं तो यानी 100 करोड़ 200 करोड़ और इससे भी ज़्यादा की बात है। एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोग समझ जाइए कि काफ़ी बड़ी फिगर है। दोस्तों, 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते, फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते। इतने बड़े पैसे से ट्रेड किस में करते हैं? मिड कैप, स्मॉल कैप और अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे आप लोग सवाल पूछते थे कि सर ऑप्शन के बारे में ही बताते हो, ऑप्शन के बारे में ही बताते हो। तो दोस्तों, मुझे बहुत ढूंढ के, बहुत रिसर्च करके, बहुत खोज के आप लोगों के लिए एक ऐसा गेस्ट लाना पड़ा जिसका कि एक्सपीरियंस भी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिसका बड़ा फंड भी हो। क्योंकि दोस्तों, ये कहना बहुत आसान होता है कि मैंने 100 रुपये का लिया था, 1000 रुपये का हो गया, और वो कितनी क्वांटिटी थी? 2, 5, 10 स्टॉक की या 100 स्टॉक की। लेकिन दोस्तों, असली बेंचमार्क और असली वाटर टेस्ट हमें वहाँ पता लगता है जहाँ पे दोस्तों बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहाँ पे मिलता है तजुर्बा और वहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा सीखने को जिसको कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में उतारें तो हम भी एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं रविंद्र रोकड़े जी का, जो हमारे पास नागपुर से आए हैं और बहुत बड़े ट्रेडर हैं। यकीन मानिए, मुझे तो बहुत कुछ ऑफ कैमरा सीखने को मिला। आज आप लोगों की भी ज़िंदगी इम्पैक्ट होने वाली है। स्वागत है रविंद्र भाई आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। स्वागत है आपका डीप टॉक्स पर। और मैं आशा करता हूं कि आज आप अपने 10 साल का निचोड़ हमें और हमारी ऑडियंस को देने वाले हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूंगा और ट्राई करूंगा कि रिटेल ट्रेडर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका मैं कुछ सॉल्यूशन कुछ हद तक दे पाऊँ। वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। you, रविंदर जी, आप आए, आपने हमारे शो को ऑनर किया, थैंक यू सो मच। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए। जैसे आप बेसिकली, जो अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हुई, आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं और एमबीए हैं, तो आपका ट्रेडिंग की तरफ कैसे रुझान आया और आपने इस प्रोफेशन को अपना फुल टाइम जॉब कैसे किया? थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं एमबीए करने के बाद जो प्लेसमेंट होती है वहाँ से मुझे एक जॉब लगी, स्पाइडर सॉफ्टवेयर, माय फर्स्ट जॉब। अच्छा, आप स्पाइडर से हैं? जी, वंडरफुल। आई वॉज वर्किंग देयर इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। वहाँ पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है मैंने पहले, तो इसलिए मुझे लग रहा था मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, बट आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो चुका हूँ। अब जब वो सॉफ्टवेयर मेरे पास एट माई डोर स्टेप था, फिंगर टिप्स पर था, और लोग उसको खरीदने के लिए 50,000 पे कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा यार इस सॉफ्टवेयर में कोई तो जादू है। और मैं अपने सैलरी का कुछ छोटा सा हिस्सा उसमें डालता गया, हारता गया, डालता गया, नया कुछ सीखता गया, पुराना छोड़ता गया। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके अल्टीमेटली आई लॉस्ट। देन एट वन फाइन डे, एक अदर कंपनी में जहाँ मैं जॉब कर रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रोटुंडा टॉवर में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। गेस्ट थे सैम साइडन, ही इज़ अ शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ट्रेडर, कमोडिटी ट्रेडर। वहाँ पहली बार मुझे ये सुनने मिला, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। और ये पहली ऐसी चीज़ थी थ्रू आउट माई करियर जो मुझे स्टॉक मार्केट में
मेरे करियर से रिलेटेड लगी थी और फैमिलियर लगी थी, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार पहली बार कुछ ऐसा सुना है जो मैं करता आया हूँ अभी तक। सप्लाई डिमांड में मुझे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे इम्बैलेंस होता है, कैसे प्राइस मूवमेंट्स होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ये पता है। बट स्टॉक मार्केट में वो चीज़ इक्वली एप्लीकेबल है, इसका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वहाँ पहली बार वो चीज़ सुनी, उसको अप्लाई किया, कई सारे हज़ारों चार्ट्स देखे, 20-30,000 तो बाय द टाइम आई वाज डेवलपिंग माय ओन सिस्टम उस समय देख लिए थे। और ऐसे स्लोली 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 इम्बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस स्टॉक्स पर मैं पहुंचा हूँ। सबसे ज़्यादा उसके बाद मुझे ये स्ट्रैटेजी पर ग्रोथ मिली यूएस एज एम अ प्रोप्राइटरी ट्रेडर। यूएस मार्केट में ट्रेड करते समय सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि अपने इंडियन मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स को 20% का अपर सर्किट होता है, वहाँ पर भी अपर लिमिट होती है, बट कुछ स्टॉक्स 80% भी ग्रो कर जाते हैं, 50% इन अ डे। ऐसी मूवमेंट्स उस मार्केट में मिड कैप टू स्मॉल कैप स्टॉक्स में आती है, और ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी इन्हीं स्टॉक्स में होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं राकेश झुनझुनवाला जी को आइडल मानता हूँ अपना। उन्होंने कहा है जब टाइटन आप खरीद रहे हो तो लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि टाइटन क्या है, तभी वो आपका फॉर्चून क्रिएट करेगी। मतलब ये है कि उन्होंने टाइटन को तब खरीदा था जब किसी को टाइटन नाम का कंपनी पता नहीं था। क्रिसिल को तब खरीदा था जब क्रिसिल क्या करती है ये तक किसी को पता नहीं था। मतलब जब सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है उस समय लोग को उस स्टॉक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब आज आप इन्फोसिस में एंट्री कर लो, निफ्टी उससे ज्यादा रिटर्न दे देगी। अगर आप एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में, जो इंडेक्स फंड होते हैं, तो वो ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर देगा किसी एक स्ट्रॉन्ग या ब्लू चिप स्टॉक के कंपैरिजन में। सो ऐसे करते हुए अपने जर्नी में स्लोली स्लोली स्टेडीली एक फर्म इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इम्बैलेंस सिस्टम में यूज करता हूँ, और उसी के तहत एक अच्छे फंड के साथ ट्रेड करता हूँ। इसीलिए मुझे मंथली 2% 3% सफिशिएंट रिटर्न लगता है। यही मेरी छोटी सी जर्नी है, जहां पर मैंने अपने आप को फ्रॉम इंडिकेटर ऑसिलेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस टू डायरेक्टली इम्बैलेंस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे ग्रो किया। बहुत बढ़िया रविंद्र जी। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि आप तो चलिए इतने पढ़े लिखे भी थे, आपके पास एक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी था जो आपको फ्री एक्सेस था जी। अब वो मेरे पास तो नहीं है या मेरी ऑडियंस के पास तो नहीं है जी। तो क्या ऐसा एक इंडिकेटर या कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई भी ऐसा सेटअप जो मार्केट में अवेलेबल हो जिससे कि जो काम आप कर रहे हैं वो रेप्लिकेट हो पाए? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा फ्रेम किया आपने, बट ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता। और ये मेरा मानना है कि द बिगेस्ट एनिमी ऑफ रिटेल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट इज अ चार्ट। ठीक है। चार्ट ही एकमात्र ऐसा रीजन है जिसके कारण एक एवरेज रिटेल ट्रेडर कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉस कर रहा है। जब मार्केट में चार्ट्स नहीं थे 1990 1995 के टाइम पर, तब क्या रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर रहा था? क्या कोई ट्रेडर प्रॉफिट नहीं करता था? हर्षद मेहता के टाइम पर लोगों ने कितना पैसा बनाया, 50 रुपए पे खरीदा हुआ स्टॉक 2000 पे बेचा, लेकिन वो 2000 तक होल्ड क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास कोई भी चार्ट पर रेजिस्टेंस नहीं था। उसके दिमाग को इंजेक्शन देने वाला कि निकाल दे यहां से गिर जाएगा, ये बोलने वाला कोई भी चार्ट नहीं था। इसलिए वो कॉन्फिडेंस से और विदाउट एनी प्रेशर उसको होल्ड कर पाया, वेल्थ क्रिएट कर पाया। बट आजकल रिटेल ट्रेडर ने चार्ट के साथ इतनी बातें, इतना ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। आरएसआई की 1 मिलियन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। अब वाकई में अगर इंडिकेटर, ऑसिलेटर या स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट होना होता तो अभी तक कई सारे लोग, ये सेबी का नंबर उल्टा होता, 95% प्रॉफिटेबल होते, 5% लॉस मेकिंग होते। ऐसा तो नहीं है। और स्टॉक मार्केट में मैं आज जो पॉइंट को टच करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके ऑडियंस के साथ, वो ये है, 2 वेरिएबल्स है ट्रेडिंग में। 2 वेरिएबल्स है, एक है आप खुद और एक है चार्ट। तो चार्ट रैंडम मूवमेंट करता है। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया मैम के साथ, मैम को कहा था कि कोई भी चार्ट निफ्टी का ले लो, बैंक निफ्टी का ले लो, और मुझे कोई भी 2 आइडेंटिकल दिन दिखा दो, मैं ट्रेडिंग आज रोक दूंगा। ऐसे दिखाओ कैंडल बाय कैंडल 1 मिनट पर कि ये देखिए सर 2014 में ये दिन था और 2025 में ये दिन था, बिल्कुल आइडेंटिकल बने, नहीं है।
बट सर ट्रेडर तो सब सेम है, वही माइंडसेट, वही बिहेवियर, सब कुछ वही का वही, तो चार्ट एक जैसा फॉर्म क्यों नहीं होता? रीजन है चार्ट अपने आप में एक रैंडम एंटिटी है। अब आप प्रोबेबिलिटी का गेम खेलने आए हो। व्हाट इज अ गेम ऑफ ट्रेडिंग? गेम ऑफ ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो गारंटी, राइट? सो अगर आप स्टॉक मार्केट में मार्केट को प्रोबेबिलिटी की नजर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर दो वेरिएबल्स है, एक आप हो और एक चार्ट है, और चार्ट आपके कंट्रोल में कहीं से कहीं तक नहीं है। एक पैसे का भी मूवमेंट, अब मैं इतने बड़े फंड से कभी पोजीशन लेता हूं तब भी मैं 10 पैसे भी स्टॉक को नहीं मूव कर सकता। अगर मैं कर सकता तो मेरे एंट्री के बाद स्टॉक नीचे क्यों आता, मेरे एंट्री के थोड़े से नीचे क्यों जाता, माइनस क्यों दिखाता? सो आई कैन नॉट कंट्रोल प्राइस। तो लाख 2 लाख से कोई ट्रेडर कैसे प्राइस को कंट्रोल कर लेगा, राइट? तो अगर ट्रेडर को यह समझ में आ जाए कि एक चार्ट वेरिएबल है और एक आप वेरिएबल हो। आप वेरिएबल क्यों हो? क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हो, आपका माइंडसेट जगह पर नहीं है, आप इतने ज्यादा इमोशनल हो कि हर इंडिविजुअल ट्रेड का आया हुआ आउटकम आपको मेक और शेक करता है। अब ये सिचुएशन के साथ आप आपका हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट में लेके आते हो और हर ट्रेड पर आप अप्स एंड डाउन्स देखते हो अपने खुद के इमोशनल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो। लॉस मेकिंग कहना सही नहीं है, क्योंकि ट्रेडर अपनी एक जर्नी में कहीं ना कहीं पहले स्ट्रगल करता है और फिर फ्लरिश करता है, तो अभी स्ट्रगल पीरियड है। बट यहाँ पर जो नेसेसरी चीजें हैं जिसको आपको रिवैम्प करना जरूरी है, उसको रीइंस्टेट करना जरूरी है, अगर वो नहीं करते तो ये स्ट्रगल तो फॉर एवर 2 लाइफ टाइम 7 लाइफ टाइम भी कम पड़ जाएगी ये स्ट्रगल खत्म होने के लिए। रविंदर जी, चार्ट आप देखते नहीं, इंडिकेटर कोई है नहीं, तो फिर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 5500 कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में जी, कि मुझे ये वाली लेनी है या ये लेनी है, या कोई अक्कड़ बक्कड़ करके वो लूडो खेल लेते हैं कि भैया इस ये वाली करूंगा या ये वाली करूंगा? मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए कंपनी? करेक्ट। क्या वो फंडामेंटल है? नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको कहा ना कि चार्ट इज द बिगेस्ट एनिमी, और आपने इमीडिएट इंप्लाई कर लिया कि मैं चार्ट यूज नहीं करता, सेम वे एक रिटेल ट्रेडर भी यही सोचता है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि चार्ट इज द बिगेस्ट एनिमी, तू तो खुद चार्ट यूज करता है, उस पर वॉल्यूम लगाता है, तो फिर तू चार्ट क्यों यूज कर रहा है? मैं चार्ट को एक टूल की तरह यूज करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है, ऐसे ही चार्ट 1% के लिए जरूरी है। चार्ट इज जस्ट अ टूल जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, वो गारंटी नहीं है। दुविधा यही है सर कि लोग चार्ट को गारंटी के तौर पर यूज कर रहे हैं। चार्ट कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसे समझिए इसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 30 ट्रेड किए 10-10 के स्लॉट में, पहले 10 में आपके रिजल्ट अलग होंगे, दूसरे 10 के रिजल्ट पहले रिजल्ट के बिल्कुल विपरीत होंगे, और तीसरे 10 के तो और भी अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 10 ट्रेड आपने 10 दिन में किए, ये 10 ट्रेड दूसरे 10 दिन में किए, और तीसरे 10 दिन, इन 30 दिन में मार्केट अलग अलग बिहेव कर रहा था, अलग अलग वेव्स फॉर्म कर रहा था। अब कुछ समय ऐसा होगा इसमें से जो आपके स्ट्रैटेजी के लिए स्मूथ सेलिंग होगा, कुछ टफ राइड्स होंगे। अब जब टफ राइड्स होंगे तो आपके 10 ट्रेड में से 2 परफॉर्म करेंगे, और जब मैं परफॉर्म करेंगे कहता हूं तो मैं 1:4 मैं 1:4 इंट्राडे में फॉलो करता हूं और 1:10 स्विंग में फॉलो करता हूं। मिनिमम 1:10 रिस्क रिवॉर्ड लेता हूं मैं। आप जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होते तब तक आप उसको परफॉर्म किया ये कह ही नहीं सकते। लोग एक ट्रेड उठाते हैं, निफ्टी का 10 पॉइंट प्रीमियम उसके फेवर में जाता है और उसे लगता है उसने चमत्कार कर दिया, और यही चमत्कार उसके कैपिटल वाइप आउट करने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि 10-10 पॉइंट 10-10 पॉइंट 4-5 बार 50 पॉइंट जमा कर लेता है और आखिरी में 100 पॉइंट हार जाता है। अब ऐसा कितना भी ट्रेडिंग करता रहा तो जन्म लग जाएंगे इसको प्लस देखने में, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा गड्ढा कर रहा है, उसको भरने की कोशिश कर रहा है, फिर और गहरा गड्ढा करे जा रहा है और उसको भरने की कोशिश कर रहा है, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। तो चार्ट मैं बिल्कुल यूज करता हूं। मेरा इंडिकेटर आपने पूछा क्या है, मेरा इंडिकेटर है इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस। इट्स नॉट जस्ट अ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो हर जगह होता है। आप स्मॉल कैप की स्मॉल कैप देख लो, ऑप्शंस देख लो, या कोई भी स्टॉक देखो, वॉल्यूम तो वहां पर रिफ्लेक्ट होता ही है चार्ट पर। वो जो वॉल्यूम है
और मैं जो इम्बैलेंस वॉल्यूम बोल रहा हूं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इम्बैलेंस वॉल्यूम ही समझा दो और सिखा दो कि ये क्या होता और है। आप कैसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करते हो उनके बेसिस पे? एग्जैक्टली अब सर ने इसके पहले अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यार 5,000 स्टॉक में से तू कैसे चुनता है, जैसे आज आपको मैंने एक स्टॉक का नाम बताया, तू कैसे चुनता है ये स्टॉक? सिंपल है सर, मैन्युअली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इसीलिए इसके पहले मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करता था, साथ ही में उसको मैंने लगभग 15 से 16 साल यूज किया। साथ ही में मैं अपना खुद का ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था स्टूडेंट के हेल्प से। स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मुझे जो हमारा वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पर एक सॉफ्टवेयर हमने मिलकर बनाया है। अब वो सॉफ्टवेयर सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, हम कोई चार्ज नहीं करते। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। वो करता क्या है सॉफ्टवेयर, मैं आपको एग्जैक्ट क्राइटेरिया बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इम्बैलेंस सिंपल है, विच इज नॉट बैलेंस। जो चीज बैलेंस नहीं है वो आउट ऑफ बैलेंस इज इम्बैलेंस। बट कभी हमने दूध का दाम 25 रुपए से 100 रुपए जाते हुए देखा है? नहीं देखा है। बट उसी जगह प्याज का दाम देखा है। क्यों? क्योंकि उसके सप्लाई डिमांड में हमेशा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ जाता है, नेचुरल चीजों की वजह से। कभी अवर्शन मतलब सूखा पड़ गया तो स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई आ गया तो दाम बढ़ गया। हम ऑरेंज की बात करते हैं क्योंकि आप तो नागपुर से हो ना, तो ऑरेंज की बात करते हैं। एक्चुअली ऑरेंज भी एक ऐसा, प्याज भी वहीं का ही है, नागपुर का ही। प्याज ये हमारा स्टेपल फूड है, प्याज हर जगह यूज होता है। ऑरेंज प्रिविलेज्ड फूड है, भले ही मैं नागपुर से हूं बट इट इज अ प्रिविलेज्ड फूड। तो उसमें सप्लाई डिमांड में आपको इतनी ज्यादा तफावत होते हुए नहीं नजर आएगी। बट प्याज हर हाउस होल्ड का मेन इंग्रेडिएंट है, इस वजह से उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। 20 रुपए किलो का दाम 100 रुपए किलो हो गया, 150 हो गया। बीच में हमने पल्सेस का होर्डिंग देखा था, उसमें 60 रुपए किलो की दाल 250 300 250-300 हो गई वैसे थी। आजकल टमाटर महंगे चल रहे हैं, प्याज सस्ते हैं। एग्जैक्टली यही स्टॉक्स है। अब ये कैसे हुआ? मान लो हम 1 लाख किलो प्याज कंज्यूम करते हैं, सामने हमेशा 1 लाख किलो, 90,000 किलो, 1,10,000 किलो की सप्लाई अवेलेबल होती है। ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर हर चीज इक्वली डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी मैच हो रही है। बट सडनली बिकॉज ऑफ सूखा पड़ना होता यह है कि स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे 1 लाख किलो का सप्लाई था, वहां 5,000 10,000 किलो का ही सप्लाई आता है। अब ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। मतलब कोई होर्डिंग करके भी ये स्कैरसिटी क्रिएट कर सकता है और नेचुरली भी आ सकती है। अब इससे होता यह है कि अचानक आपके पास बेचने के लिए तो 10,000 किलो है, खरीदने वाले 1 लाख किलो के लिए सामने आज एवरीडे मुझे वो डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बिचौलिया या व्यापारी होता है, फार्मर को बेचारे को अनफॉर्चुनेटली ये करने नहीं मिलता है, बट जो बिचौलिया या व्यापारी होता है वो इसका एडवांटेज लेता है और प्राइस इंक्रीज करके मार्केट में माल बेचता है। सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जैसे किसी स्टॉक में XYZ स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम पर मिनट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूं। पर मिनट एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 लाख क्वांटिटी पर मिनट चल रहा है। अचानक कोई एक बड़ा प्लेयर आता है, उसके पास क्या डेटा है मुझे नहीं पता, वो किस आधार पर इतनी बड़ी क्वांटिटी कर रहा है मुझे जानने की जरूरत तक नहीं है। मुझे बस उसके फुटप्रिंट्स चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप मैं हम सिर्फ एक शिकार है, शिकारी कोई और है, बड़ी मूवमेंट करने वाला प्लेयर कोई और है। हम लोगों से स्टॉक चवन्नी नहीं हिलता, तो हमारे फुटप्रिंट्स ढूंढकर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो हम करते क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं जो वो 1 लाख के एवरेज के समय 1 करोड़ का माल खरीद रहा है पर मिनट, नॉट कंप्लीट, पर मिनट। इससे होगा क्या? अब एवरेज वॉल्यूम 1 लाख होने की वजह से 1 लाख बायर है, उसी जगह 1 लाख सेलर है। बट जब वो 1 करोड़ क्वांटिटी हीट कर रहा है तो 1 लाख सेलर एट वन सिंगल रेट आर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। इस वजह से होता यह है कि इंस्टीट्यूशन को बढ़ते दाम पर उस स्टॉक को खरीदना पड़ता है। वो बढ़ता दाम हमें बताता है कि स्टॉक में बहुत बड़ा ह्यूज इम्बैलेंस है और यहां ये स्टॉक 5-10% केवल 15-20 मिनट में मूव कर जाता है, मैक्सिमम 1 आवर में 5-10% मूव करता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टॉक कल के लेवल पर, परसों के लेवल पर उसी जगह मंडरा रहा है या पड़ा हुआ है,
उसमें अचानक से कोई जादू होगी नहीं मोमेंटम आने की। बट जो स्टॉक 10% दौड़ा है, क्या उसी स्टॉक में वो रीजन प्रेजेंट नहीं है जो उसको 20% भी लेके जा सकता है? ये हमारा सिंपल बेसिस है। तो हम ऐसे इंबैलेंस वाला स्टॉक ढूंढकर निकालते हैं और इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर जो हमने डेवलप किया है, शॉर्टलिस्ट करके इसमें हमारा पूरा सेटअप फॉर्म होने का वेट करते हैं। इसी तरीके से हम चार्ट को यूज करते। जो आपका सवाल था कि आप चार्ट नहीं यूज करते, बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन चार्ट का रोल हमारा केवल एंट्री तक है। अब कोई भी स्टॉक आज हम देखते हैं, मैं स्टॉक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मान लीजिए एक स्टॉक है, वो रोज करीब 20 रुपये बढ़ता है, 20 रुपये घटता है, वो ऐसे ही एक रेट पे खड़ा है जी। अगर कोई स्टॉक आज के दिन, जैसे मैंने 3 बजे देखा कि कोई स्टॉक 5% बढ़ा हुआ है, तो उसकी बट नेचुरल है कैंडल बड़ी ही बनी होगी आज। Exactly. और नीचे वॉल्यूम कैंडल भी बड़ी ही होगी। ये नॉट नेसेसरी है। कैंडल बड़ी बनी होगी, दिस इज गुड, बट वॉल्यूम बड़ा बना होगा, ये थोड़ा सा नेसेसरी नहीं है। लेकिन रविंद्र जी, आप 1 मिनट पे देखते हैं जी। वॉल्यूम, तो 1 मिनट पे वॉल्यूम देख के कैसे इतनी बड़ी जजमेंट हो जाती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट पे तो एक वॉल्यूम बार में 1 करोड़ क्वांटिटी की उसने। ऐसे 10% जाने के लिए उसने कंसिस्टेंट आधा घंटा परचेस किया होगा स्टॉक को, 15 मिनट परचेस किया होगा स्टॉक को, तब जाके इतनी बड़ी मूवमेंट उस स्टॉक में, इतना बड़ा जंप आ पाया, राइट? और आपने जो कहा अभी, एग्जैक्टली उसी चीज पर मैं बात करता हूं। क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि मार्केट के गैप अप्स के कारण, गैप डाउन्स के कारण स्टॉक 5% अप, 6% अप, 7% डाउन खुलता है और वही स्टे करके रह जाता है, जिसके वजह से वहां पर हमें 5% की मूवमेंट नजर आती है। बट वो जस्ट बिकॉज मार्केट का मॉर्निंग का जो ओपनिंग होता है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर वो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है, तो इम्बैलेंस के साथ वो 5% गया होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक ह्यूज कैंडल आती होगी और नीचे ह्यूज वॉल्यूम बनता होगा, ये कंडीशन होती है, तभी वो स्टॉक एक्चुअल इम्बैलेंस की वजह से मूवमेंट करता है। क्योंकि ऐसा है कि मैंने भी चार्ट एनालिसिस बहुत करे हैं, बहुत सारे चार्ट देखे हैं, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ चार्ट्स को, क्योंकि मेरी एक बहुत फेमस कोट है, टॉक टू चार्ट। जितना आप चार्ट से बात करेंगे उतना ही वो आपको बताएगा। और क्योंकि हम तो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो चार्ट के बगैर तो हमारी लाइफ कुछ है ही नहीं। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी स्टॉक, जैसे आज 5% बढ़ा जी, कल भी 1-2% बढ़ा, फिर वो 2-4-10% 5% अपने हाई से नीचे नीचे आता आ है, गया। फिर वो इसको कुछ लोग कहते हैं वीक हैंड्स को निकलवा रहा है, और फिर वो अपनी अपवर्ड जर्नी जो शुरू करता है, तो वो रुकता ही नहीं है, और वो बिल्कुल ऐसा भागता जाता है, ऐसा भागता जाता है कि मतलब फिर हम सोचते रह जाते हैं कि भाई क्यों नहीं पकड़ पाए। जी, सेम हैपेंड विद गोल्ड, सेम हैपेंड विद सिल्वर, और अब ये बियॉन्ड रीच हो गए हैं, क्योंकि 3 लाख रुपए किलो की चांदी खरीदना ही आज जो है बेवकूफी है। मतलब ऐसा हो गया है कि ले तो गिर ना जाए और ना ले तो छूट ना जाए। तो दोनों ही तरफ से मतलब वो कंडीशन ना, मतलब डमाडोल पर जैसे वो कहते हैं डबल ना, माइंड, ना खाया जाए ना निकला जाए। तो अपन ने वो बना ली। तो अब जैसे कैंडल ऊपर बनी तो बट नेचुरल है वॉल्यूम के साथ गया प्राइस तो ही ऊपर बनी जी। ये तो एक मतलब बहुत कॉमन सी चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गैप अप गैप डाउन। जी जी जी। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी चार्ट की है कि कोई भी जब भी एक प्राइस चल रहा है, चाहे हम बैंक निफ्टी को देखें, एक नॉर्मल प्राइस चल रहा है 50 पॉइंट ऊपर 50, लेकिन अगर वो 500 पॉइंट एकदम से जाएगी तो वॉल्यूम आएगा तो ही वो प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत जल्दी से वो वॉल्यूम, ये तो चलो खैर इंडेक्स है इसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक्स में भी अगर कोई स्टॉक 200 चल रहा है, 200 205 200 205 200 205 चल रहा है और एकदम से वो 215 जाता है, लोग उसमें 200 फोमो में 215 पे घुस जाते हैं और वो फिर एकदम से 190 आ जाता है। ऐसा आपने भी देखा ही होगा। ऐसा उन स्टॉक्स में होता है सर जिन स्टॉक्स में मैं जिस मैग्नीट्यूड ऑफ इम्बैलेंस की बात कर रहा हूं वो नहीं होता। अच्छा, वो नहीं होता। हाँ जी। और सेकेंडली बहुत ही वैलिड चीज है ये, और ये तो होना ही चाहिए। अगर मैं करने वाला हर ट्रेड चलने लगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। तो पॉइंट है कि ये तो होना जरूरी है और ये तो नेचर है मार्केट का। इसी वजह से तो 1% रिस्क पर ट्रेड का फॉर्मूला है। ओके। क्यों बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि 1%, मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं 0.2% से 0.3% की ही रिस्क लेता हूं क्योंकि कैपिटल मैग्नीट्यूड बड़ा है। लेकिन 1% रिस्क का मतलब क्या हुआ सर? जो ये मैं इंबैलेंस यूज कर रहा हूं इसका एक कंप्लीट टेक्निक मैं आपको बताता हूं मैं करता क्या हूं। मैं पहले इंबैलेंस में कोई एंट्री नहीं करता। इट इज जस्ट
अ सिग्नल फॉर मी कि आज इस स्टॉक में एक इस तरह का मैग्नीट्यूड है जो इसको आगे के कुछ समय में 40-50% मूव करवा सकता है। अब ये जस्ट मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करने पर जान लिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें रिलेटिव वॉल्यूम जो है 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स होता हुआ देखा। रिलेटिव वॉल्यूम क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 लाख का पर मिनट एवरेज पिछले 30 दिनों से चल रहा है और अचानक अभी 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होती है तो 100 टाइम्स वॉल्यूम जनरेट हुआ। 100 इज अ रिलेटिव वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा टाइम्स वॉल्यूम होता है उतना मेरा कन्विक्शन और बिल्ड होता है। लेकिन कन्विक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरी पूंजी अपनी उसके दांव पर लगा दूं। तब भी मैं उस पर स्विंग के लिए 0.2%, 0.3% और इंट्राडे के लिए 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लेता हूं। इसमें होता क्या है, जब आप 1% ऑफ द कैपिटल से ट्रेड ले रहे हो और आप उस मार्केट को बोल रहे हो कि मुझे जो जो चीजें आइडेंटिफाई करनी थी वो आइडेंटिफाई कर ली है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज चार्ट पर दिखाई दे रही है और इसीलिए मैं आपको 1% लॉस देने के लिए ट्रेड कर रहा हूं। आई ट्रेड फॉर लॉस। दिस इज माई साइकोलॉजी। अब इसमें क्योंकि आप पैसा लगाते हो बड़ा, जी क्वांटिटी भी होगी बड़ी जी और वो अक्सर होते हैं सारे मिड कैप टू स्मॉल कैप स्मॉल जी। स्टॉक्स। अब आपने कोई स्टॉक ले लिया, अब इंट्राडे में स्विंग में ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं सुनने में जी कि जी मैं 1% रिस्क लेके निकल जाऊंगा, आधा % इंट्राडे में ले लूंगा या स्विंग में। अब कोई स्टॉक खुल ही गया नीचे 20% तो क्या होगा? जो आप कंडीशन बता रहे हो सर कि अचानक 20% गैप डाउन हो जाए स्टॉक, अगर ये पोजीशन लेने के बाद होता है तो इसमें आपका नुकसान कितना होगा मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 0.2% ऑफ योर कैपिटल का रिस्क लिया है और स्टॉक प्राइस के वो 2% का स्टॉप लॉस था। मैं नंबर्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 1000 रुपए का स्टॉक है, हमने पहले चलो 1000 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए का स्टॉक है। मैं ये उस कंडीशन में बता रहा हूं जिस कंडीशन में पोजीशन लेने के बाद लोअर सर्किट लगा है नेक्स्ट डे पर। 1000 रुपए का स्टॉक है, 980 का स्टॉप लॉस है। दिस इज 2% ऑफ स्टॉक वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपने दाव पर कितना लगाया? 0.2% ऑफ योर कैपिटल वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, इसका 0.2% 200 रुपए होता है और 200 रुपए का रिस्क लेना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं 10 क्वांटिटी करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे कैपिटल का केवल 0.2% ही दाव पर लगा है 2% के हिसाब से, राइट? मतलब अगर आप 100 करोड़ से कर रहे हो जी तो एक स्टॉक में आप कितना पैसा लगाते हो? केवल 20 लाख रुपए बस रिस्क पर। नहीं, रिस्क पर नहीं, टोटल क्वांटिटी कितनी बाय करते हो उसकी? क्वांटिटी नहीं, वैल्यू। वैल्यू ऑफ द ट्रेड, वैल्यू ऑफ द ट्रेड डिपेंड्स ऑन द स्टॉप लॉस सर। वैल्यू ऐसे डायरेक्टली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मान लो स्टॉप लॉस 5% का है तो आपका जो पर ट्रेड रिस्क आपने डिसाइड किया है 50 लाख लेना है या 60 लाख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको डिवाइड करके क्वांटिटी मिलेगा। चलो हम एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं। जी आपके पास 100 करोड़ रुपया है। जी अब 100 करोड़ में से और स्टॉक का दाम 100 रुपए है जी या 500 रुपए है। जी अभी 500 का आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे तो वो ट्रेड की वैल्यू क्या होगी और उससे हम अपना स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे? दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं तो समझ गया हूं ये बात। ये अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अगर ये 20% नीचे जाएगी तो मेरा कितना रिस्क होगा वो समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ये खुलासा मैं इसीलिए आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। जी अभी मैं ये एग्जांपल को 2 स्टॉप लॉसेस के साथ एक्सप्लेन करता हूं। 500 रुपीज का स्टॉक है, जी ठीक है, और मेरा 450 का एक स्टॉप लॉस है एक ट्रेड का, ठीक है, और 500 रुपीज का स्टॉक है और मेरा स्टॉप लॉस है 490 दूसरे ट्रेड का, ठीक है, और मुझे 50 लाख रुपीज का रिस्क लेना है। अब 50 लाख का रिस्क लेने के लिए 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 5 लाख शेयर बाय करने होंगे। 5 लाख शेयर बाय करने Right? होंगे। यानी कि उस पे लग गया आपके 2.5 करोड़ रुपए। जी, और उसी जगह 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1 लाख शेयर्स बाय करने होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस इंक्रीज कम हो गई है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इनका दोनों सिचुएशन में एक स्टॉक 500 रुपए का है। अब 500 रुपए में यदि इन्हें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी 490 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये उसमें खरीदेंगे 5 लाख क्वांटिटी, ताकि 10 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 50 लाख का इन्होंने रिस्क ले लिया, बात खत्म। लेकिन दूसरे में अगर इनका स्टॉप लॉस 450 का है तो यानी कि स्टॉप लॉस है 50 रुपए का, तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस कितनी क्वांटिटी से गुणा करें
ताकि इनका रिस्क वही रहे 50 लाख, तो ये क्या करेंगे उस केस में 1 लाख क्वांटिटी लेंगे। यानी कि इन्होंने अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग कंसेप्ट का प्रयोग कर लिया। एम आई राइट? एग्जैक्टली। एंड इसकी वजह से होता यह है क्योंकि वो जो मैग्नीट्यूड है वो केवल 0.2% है और अगले दिन मान लो 20% गैप डाउन खुल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लस में होगा, इसीलिए वो होल्ड होगा। अगर मैंने कोई पोजीशन बनाई है और वो प्लस में चल रही है तो इसलिए वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हुई है 0.2% रिस्क के साथ। लेकिन अगर वो उसी दिन स्टॉप लॉस हिट कर देती है तो उसी दिन एग्जिट हो जाएगा। खुलते के साथ मान लो 9:15 पे जब तक आदमी नहीं संभल पाया तब तक ही वो 20% का, लेकिन ये पोजीशन तो मैंने कल ली है ना। हाँ, तो उस वजह से वो कल मेरी प्रॉफिट में होगी, तभी मैं उसको होल्ड करके नेक्स्ट डे लेकर गया। अच्छा। अब मान लो 20% नीचे खुला। अब ये दोनों केस में हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब मेरा कैपिटल का रिस्क तो 0.2% था। तो पहले केस में जिसमें मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, एक्चुअल स्टॉप लॉस 2% ऑफ द स्टॉक रेट है, क्योंकि स्टॉक 500 रुपए का कहा था हमने। तो 2% का रेट है, 2% और लोअर सर्किट लगा 20%। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 टाइम्स है। तो आप 0.2% को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2% ऑफ माई कैपिटल विल बी लॉस्ट, जस्ट 2%। अब दूसरा एग्जाम्पल जहां पे रिस्क 10% था, 50 रुपए का रिस्क था, हमारा स्टॉप लॉस था। अब 10% के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड किया है, तो वो 1 लाख क्वांटिटी। हाँ जो क्वांटिटी, तो वो भी क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 1 लाख। सॉरी, मेरा जो सेकंड ट्रेड था वो 10% स्टॉप लॉस के साथ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 20% डाउन खुल रहा है। 10% में मैंने 0.2% का रिस्क लिया था। 20% लोअर सर्किट लगा तो मुझे 0.4% का लॉस हो रहा है। यहां पर सारी मशक्कत, सारा कैलकुलेशन इस चीज का हो रहा है, मैं कितना हारना चाहता हूं। मैं ये सोचता ही नहीं कि इस ट्रेड में मुझे कितने पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। Nobody can know। जब छोटा स्टॉक होता है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप, तो वो तो कंटिन्यूअसली 6 दिन तक लोअर सर्किट मारता ही रहता है। वैसे स्टॉक में बड़े इंस्टीट्यूशंस काम ही नहीं करते। अच्छा। जिस मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, पर मिनट 10 करोड़ वैल्यू का ट्रेड, 20 करोड़ वैल्यू का ट्रेड, 50 करोड़ वैल्यू का पर मिनट ट्रेड, वो मैग्नीट्यूड में कोई भी स्मॉल कैप में काम ही नहीं करता। ओके। यस, इस वजह से हम सिक्योर्ड स्टॉक में ही ट्रेड करते हैं। जस्ट बिकॉज वो फ्यूचर्स में नहीं है इसलिए खराब है। यही फ्यूचर्स के जो आज के स्टॉक्स हैं, एक समय था ये भी नहीं थे फ्यूचर्स में, नाम तक पता नहीं था हमको। HDFC बैंक, ICICI बैंक, नाम तक पता नहीं था हमको इन स्टॉक्स का। लेकिन ये तब पता चला ना जब ये फ्यूचर्स में आए। तो ऐसा ही कोई मिड कैप प्रिपेयर हो रहा होगा फ्यूचर्स में आने के लिए। तो हम उस मैग्नीट्यूड के स्टॉक में एंट्री करते हैं विद द माइंडसेट ऑफ ट्रेड फॉर लॉस। अब मान लीजिए आपने 500 रुपए का कोई स्टॉक लिया, वो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, जैसे आप बता रहे हैं 30-40% बढ़ जाता है। अब वो 500 वाला हो गया 650। जी, ठीक है, तो आप उसे क्या होल्ड करेंगे, कैसे होल्ड करेंगे, कितना होल्ड करेंगे, या बैठे ही रहेंगे उसमें 2000 तक? विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैठे ही रहेंगे। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हम बैठे ही रहेंगे, क्योंकि ट्रेलिंग तभी हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले, अभी जब मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि मैं क्या टेक्निक यूज करता हूं या क्या ऑब्जर्वेशन ऑन चार्ट है जो यूज करके मैं ये ट्रेलिंग सिस्टम यूज करता हूं। मैं हर स्विंग पर जहां पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है वहां अपना स्टॉप लॉस को मूव करते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जब वो टंबल करेगा, नीचे गिरेगा, उस समय जो पिछला स्विंग वो कैसे तोड़ता है वो हमें अभी फ्यूचर नहीं पता। वो स्लो आके ब्रेक करके हाई जा सकता है और वो शार्प फॉल करके भी तोड़ सकता है। इन दोनों सिचुएशन में मुझे कोई प्रेडिक्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं उसको हर स्विंग पर ट्रेल करता हुआ जाता हूं और जो लॉक हो सके प्रॉफिट वो लॉक करने की कोशिश करता हूं। लॉक हो सके प्रॉफिट कैसे लॉक करते हैं? जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर आप प्रॉफिट तो बुक करोगे ना ऊपर जाके, या आपका रेशो क्या रहता है? अगर मान लीजिए वही 100 रुपए का एक स्टॉक है तो आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है उससे जिस पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं? मिनिमम टारगेट 1:10 अगर स्विंग है और 1:4 अगर इंट्राडे ट्रेड है। तो 1:10 जब वो आ जाता है, देखिए जो स्टॉक इतना फ्लरिश कर रहा है, आप सोचिए BSE जैसा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिछले साल 2025 में 2600 का 5600 हो गया, लगभग डबल से ज्यादा विद इन 3 मंथ्स ऑफ स्पैन।
तो इंस्टीट्यूशन की पावर देखिए, आप एक वन ऑफ द ब्लू चिप ह्यूजली लिक्विड उस स्टॉक को भी डबल कर सकते हैं 3-4 महीने में। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे तो वो इनजस्टिस होगा। जो देना चाहता है लंबा प्रॉफिट, उसको आपको होल्ड करने की टेक्निक सिंपल है। 1:10 आ गया, अब मैं इसमें 1:8 या 1:7 मिनिमम घर पर लेकर जाना चाहता हूं। उस जगह पर आपने उसको ट्रेल कर दिया और आई मीन यू आर लेटिंग दैट स्टॉक रन। ये एक टेक्निक है जिससे आप आपका मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट। क्योंकि बिलीव मी सर, होता क्या है, जो ट्रेड चल रही है ना, वो किसी वजह से चल रही है। आप उसको रोककर एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जाते हो, इसीलिए लॉस करते हो। क्यों लॉस करता है एक रिटेल ट्रेडर? 1000 रुपए मिले, बुक कर लिए, अब नया ट्रेड खोजता है। तूने इतना बड़ा एनालिसिस किया, 100 इंडिकेटर देखे, 50 दोस्तों को फोन किया, 200 एनालिस्ट टीवी पर देखे, इतना सब करने के बाद 1 मिनट में एग्जिट कर गया। तो ये 1 मिनट वाले ट्रेड तो तुझे हर मिनट में मिलेंगे, और वो जो नहीं जाएगा तेरे फेवर में, वो तेरे 5, 6, 7 ट्रेड के पैसे एक साथ लेकर जाएंगे और जेब को अलग से चोट देकर जाएंगे। मेरा कहना यह है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो रीजन तुमने ढूंढा था उस वजह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको चलने दो ना। रिवर्स जब आता है तो एक पॉइंट डिसाइड करो कि यहां तक मेरा पेट भर जाएगा, मैं यहां एग्जिट कर लूंगा। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1:10 आने पर ही हम ट्रेल कर रहे हैं। हम तो 1:4 भी आ जाता है ना, अब कहते हैं कि अब इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं लेना, जो एटलीस्ट कमाया है कुछ तो आए। या मेरा कैपिटल में से 1 रुपए को भी डेंट ना पड़े, बिल्कुल। मैं उसको रेट के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू मी, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ मनी मेकिंग, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सेविंग योर कैपिटल। बचोगे तो कल आके फिर से लड़ोगे। आप आज ही सब कुछ लूज कर दोगे तो कल लड़ने के लिए हथियार ही नहीं होगा, और आपको लगने लगेगा अरे यार आज अगर पैसा होता तो बना लेता मैं। पैसा ही इसलिए नहीं है क्योंकि तू नहीं बना पाएगा। तू जो माइंडसेट से ट्रेड कर रहा है, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में, एक रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट है। एनालिसिस पैरालिसिस हो चुका है, वो अपने पर काम ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला ना, 2 वेरिएबल्स है, आप चार्ट पर काम कर रहे हो, अपने पर कब काम करोगे? अभी तक जितने सारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको पूछा गया कि व्हाट इज दी वन थिंग जो आपको कंसिस्टेंट टॉप पर बनाए रखता है, तो वो 2 चीजें कहते हैं। एक कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, उससे मैं मतलब कैसे भी परिस्थिति में प्रैक्टिस करना नहीं भूलता, और दूसरा कहते हैं प्रैक्टिस, राइट। वो प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? जिस चीज में उनके पास महारत हासिल है। और इसीलिए मैं फेवर करता हूं उन ट्रेडर्स का जो चार्ट पैटर्न्स यूज करते हैं, जैसे कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेजेस, फ्लैग्स। ये जो यूज करते हैं वो बहुत ही जल्दी जितना माइंडसेट पे काम करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और इनमें से कौन सा पैटर्न ज्यादातर चलता है जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो? मुझे कप एंड हैंडल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक सिग्नल है या एक लॉजिक है। जब कप एंड हैंडल आपने देखा होगा, एक वेव फॉर्म होती है और दूसरी छोटी वेव फॉर्म होती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट किया, नीचे आया और वापस उसी टॉप पर पहुंचा। सेकेंड टाइम सेलर ने फिर से उसको नीचे ढकेलने की कोशिश की, बट वो उसके बॉटम तक उसको ढकेल नहीं पाए, या फिर वो जो वेव बनी है उसके ऊपर के 30-40% तक ही उसको नीचे ला पाए। मतलब सेलर में वो ताकत नहीं है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, बायर इतना ताकतवर है कि सेलर को अब नीचे नहीं लाने दे रहा है। ये प्राइस सेक्शन आपको बता रही, जैसे सर ने कहा, जब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखोगे, चार्ट आपसे बात करेगा। ये सब चार्ट ने बताया है। अब जो मैं इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की बात कर रहा था, उसमें भी यही लॉजिक है कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ही स्टॉक को बड़े मोमेंटम करवाता है। तो तुझे पैसे अगर लूज ही करने हैं, यू आर ट्रेडिंग फॉर लॉस, आई एम ट्रेडिंग फॉर लॉस, तो फिर ऐसे जगह लूज करना जहां पर नहीं अगर उसने लिया तो बड़ा देकर जाएगा। ये लॉजिक से मैं मोमेंटम के साइन के पास जाकर ट्रेडिंग करता हूं। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लीजिए 100 है और ये 90 है, तो ये ऐसे, ये मेरा प्राइस है, ये SL है। जब ये 110 गया तो ये ऐसे उठ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यानी प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, मेरा लॉस भी। अब ये यहाँ तक गया और ये कटा, तो मेरा ये जो बीच का प्रॉफिट है ये सिक्योर हो गया। जो मैडम ने पूछा कि प्रॉफिट को कैसे लॉक करते हैं, तो जब आप ट्रेल करते जाते हैं तो आपने यहाँ पे किया तो आप 10 रुपए के लॉस में हैं। अब ये ऊपर गया तो अब आपका लॉस 0 हो गया। ये और ऊपर गया, अब आप 10 तो लेके निकलेंगे। अब ये और ऊपर गया, आप 20 लेके निकलेंगे। ये और ऊपर गया, आप 50 लेके निकलेंगे। जब ये कटेगा तो आपके पॉकेट में 50 रुपये आएगा। दिस इज हाउ ट्रेलिंग SL वर्क्स।
पहली चीज। दूसरा अभी क्या आपने कंसेप्ट बताया, एक कप एंड हैंडल। दोस्तों कभी भी विदेशी गोल्ड का चार्ट देख लीजिएगा, 2000 से गिरता गिरता गोल्ड जो है 1990 से गिरता गिरता $970 आया था, और ये 15 साल बाद इसने दोबारा 2000 पे जाके कट दिया। तो ये बहुत बड़ा राउंडिंग पैटर्न या कप एंड हैंडल बना हुआ है गोल्ड में, इसीलिए गोल्ड भाग रहा है। गोल्ड में परफेक्ट एग्जांपल है कप एंड हैंडल का। और इंडिया का गोल्ड नहीं, क्योंकि इंडिया का प्राइस जो है, बिकॉज इंडियन रुपी इज फ्लक्चुएटिंग, 40 रुपए वाला डॉलर 90 रुपए पहुंच गया, तो इसलिए अपने यहाँ तो गोल्ड की वैल्यू उतनी नहीं गिरी। लेकिन विदेशी गोल्ड जो आप देखेंगे, यानी कि जिसका की सिंबल है XAU, जब आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम भी उसी को बोलते हैं, कप एंड हैंडल भी उसी को बोलते हैं, परफेक्ट बना हुआ है। चार्ट पढ़ने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी। और सर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पैटर्न ट्रेडर एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ ट्रेड करे, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। मैंने क्या कहा, मॉर्निंग 9:15 टू 3:30 चार्ट कंप्लीटली रैंडम है। मतलब आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आज का चार्ट एनालिसिस करके मैं कल ट्रेड कर सकता हूं, कि आज अलग बना है कल बहुत अलग बनेगा। बट उस कंप्लीट 375 मिनट के बीच में जो कॉमन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, वो क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि वहां पर लाइक माइंडेड या जो सेम नेचर से बार बार ट्रेड करते हुए अपने पैसे लगा रहे हैं, वो उस पैटर्न को फॉर्म करते हैं। अब हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है, वहां पर उसी टाइप के, जरूरी नहीं है वही ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने हेड एंड शोल्डर बनाया हो जिसने पिछले इसमें बनाया था, बट उसी माइंडसेट से, उसी पैसों के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ वो हेड एंड शोल्डर बना है। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली मैंने इतने सारे रैंडमनेस में से एक कॉमननेस ढूंढ कर निकाला है, और उसको मैं रिपीटेडली ट्रेड करता हूं। इससे चमत्कार ये होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी फेवर्स रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ ट्रेड्स नहीं, रिपीटेशन ऑफ वन थिंग अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक का आर्चर अगर 50 मीटर डिस्टेंस की कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो 50 मीटर से ही रोज प्रैक्टिस करता है, वही बो एंड एरो के वेट से प्रैक्टिस करता है, राइट? अब अपना ट्रेडर क्या कर रहा है? अपना ट्रेडर आज अलग चार्ट प्रैक्टिस करेगा, कल 5 मिनट करेगा, फिर 15 मिनट करे, उसकी आंखें सेट नहीं हो रही है। अब जब आंखें सेट नहीं हुई तो आप कल क्या ट्रेड करोगे? इसीलिए मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से, मैं सभी रिटेल ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं उनसे पूछता हूं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, पेन पेपर हाथ में लीजिए और अपने सेटअप की इमेज ड्रॉ कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 99% रिटेल ट्रेडर विल फेल टू ड्रॉ देयर सेटअप। अब वही हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ करने को कहो, वो इजीली हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कर लेगा, कप एंड हैंडल वाला इजीली ड्रॉ कर लेगा। अब इससे हुआ क्या, उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांगली डेवलप हो गया कि उसको चार्ट जब वो खोलता है, जैसे आपको गोल्ड में राउंड बॉटम दिख गया, वैसा उसको अगर वो कप एंड हैंडल फॉलो कर रहा है, वो स्टॉक का चार्ट ओपन करता है, उसके फ्रेम में मान लो 5 दिन का डेटा, 10 दिन का डेटा है, वो देखते ही ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिर्फ कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर ढूंढता है। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है मेरे पास। ये करने के बाद भी सक्सेसफुल होने के लिए माइंडसेट की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक दिन मैं पहले घर से ही ट्रेड करता था बॉम्बे में, और मेरे स्क्रीन पर M2M चल रहा था $3,500, तो प्लस या माइनस? प्लस 3,500, क्योंकि इतना मैं रिस्क 500 की लेता था, तो वो स्टॉप लॉस कट जाता था। तो 3,500 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, और डिनर का टाइम हो गया है, वाइफ खाना लेकर आई और उसने M2M देखा, और उसको समझ आया कि यार ये तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मुझे बोलती है एग्जिट कर दो ना, इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैं सोचने लगा यार यही चीज तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, बोला अब भी तू ऐसा समझ कि तूने ये देखा नहीं, तू वापस किचन में ही है, अब तू मेरे लिए खाना लेकर आ रही है और मेरे स्क्रीन पे M2M दिखाई दे रहा है $500। अब ये भी तू कन्वर्ट करेगी तो 40,000 रुपए है, $500 दिखाई दे रहे हैं, तू मुझे बता अब तेरा रिएक्शन क्या होता? उसने कहा मैं नहीं कहती आपको एग्जिट करने के लिए। बोला तो झूठ बोल रही है, क्योंकि तेरे माइंड में 2,40,000 ने घर कर लिया है, और अब तुझे पता है कि 2,40,000 प्रॉफिट देखा है मैंने, तो $500 पे मुझे आकर यही बोलते, अरे 40,000 किसको मिलता है दिन का, काट दे पोजीशन। और यही रिटेल ट्रेडर कर रहा है सर,
वो जब भी ट्रेड करता है उसको सिखाया ही गया है जो मिलता है वो ले लो। अब इस चक्कर में 40,000 भी प्रॉफिट है, 20,000 भी प्रॉफिट है, एनीथिंग ग्रीन इज अ प्रॉफिट। बट वो ये भूल गया है ये 2,000 वो जो बुक कर रहा है उसके ऊपर उसने जो रिस्क उठाई थी वो 50,000 की थी। अबे 2,000 कितनी बार ले लेगा? 20 बार, तब भी 40,000 आएंगे। केवल एक उल्टा जाएगा, 50 में भी हाथ फ्रीज हो जाएंगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। ये अब चार्ट के अलावा ये जो चीज है ये कितनी ह्यूज है, और इसी में 90% रिटेल ट्रेडर स्ट्रगलिंग डे इन एंड डे आउट, दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट शेल। वो ये सोच रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है उनको। वो बोल रहे हैं 1,000 मिल रहा है प्रॉफिट है, 2,000 मिल रहा है प्रॉफिट। वो ये नहीं बोल रहे कि अगर मैंने 10,000 का रिस्क लिया है ना, मुझे नहीं पता चार्ट पर ऊपर कितने रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन 40,000 नहीं मिलेगा तो ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है ही नहीं। मुझे 40,000 पे एग्जिट करना है या तो 10,000 देकर जाना है। ये जो मैंने मैथ्स बताया इसको एक रिटेल ट्रेडर ऑप्शनल कंसिडर कर रहा है, कंपल्शन नहीं है। जैसे एक जिम की मैं एग्जांपल देता हूं, 6 पैक एब्स बनाने हैं, जिम में जाना होगा। जो एक पैशनेट है, जो एक पागलपन लेकर घूम रहा है, वो जिम में इच्छा ना होते हुए भी, चाहे वो बीमार है तब भी जाएगा, वर्कआउट करेगा और अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। बट जो एक पैशनेट नहीं है, जैसे आई एम नॉट अ जिम सेवी, मुझे देखकर लग रहा भी होगा तो मैं जिम सेवी नहीं हूं, तो मुझे कोई भी 5 बजे में अलार्म भी लगा लो ना, मैं उठकर जिम नहीं जाऊंगा। लेकिन वही मुझे कह दे 500 चार्ट प्रैक्टिस करने हैं, मैं बिल्कुल मतलब अपराइट बैठूंगा और चार्ट प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाऊंगा। तो ये हर एक का अपना अपना अलग अलग पैशन है। इसी तरीके से जब तक रिटेल ट्रेडर अपने आप को ये नहीं समझाता कि ये जो 1:2, 1:4, 1:10, रिचर्ड डेनिस, जिनको मैं अपना द्रोणाचार्य मानता हूं, मतलब गुरु मानता हूं, जिन्होंने 1.25 लाख रुपए से, इंडियन रुपीज से 33,100 करोड़ रुपए बनाए थे, वो कमोडिटी ट्रेडर थे 1987 में। उनसे एक ही चीज सीखी है, उनकी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल थी, 20 डेज का जो एवरेज होता है उसको जब ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल, उसको बाय करते थे। 20 पीरियड को ब्रेक करने पे बाय करते थे, मतलब 20 EMA 20 EMA। 95% लूजिंग ट्रेड्स, 95% लूजिंग ट्रेड विथ 5% एक्यूरेसी, ही मेड दैट फॉर्चून। कैसे पॉसिबल हुआ? जो विनर होंगे वो 1 रुपए के सामने 100, 200, 300 रुपए रिवॉर्ड प्रेजेंट कर रहे होंगे। 1:100, 1:200 का रिवॉर्ड लेने के लिए 95 को 1:10 भी देखा होगा, कुछ को 1:20 देखकर भी वापस जा गया होगा स्टॉक, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बुक नहीं किया। 5 ट्रेड्स ऐसे उठाए जिनमें से एक ट्रेड 95 का लॉस कवर कर दे और बचे 4 ग्रो करवा दे। यही ट्रेडिंग है। लोग ट्रेडिंग को ये समझ रहे हैं कि चार्ट कुछ मसीहा बनकर आएगा और एक दिन ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हाथ लग जाएगी कि 10 में से 8-9 ट्रेड उसके सही आने लगेंगे। और उस सही की डेफिनेशन भी बहुत बकवास है। क्यों बकवास है? प्रॉफिट बुक किया मतलब आपने सही किया और लॉस बुक किया मतलब आपने गलत किया, ये सोचकर रिटेल ट्रेडर चल रहा है। जब तक इन ऑब्स्टैकल्स को रिटेल ट्रेडर हटाता नहीं, प्रॉफिटेबल जर्नी तो दूर की बात है, कैपिटल भी सेफगार्ड नहीं कर पाएगा। प्रॉफिटेबल जर्नी तो तब होगी जब ये कर्व आते हुए यहाँ कहीं रुकोगे और फिर यहाँ से आगे फ्लरिश करोगे। ये रुक ही नहीं पा रहे हो आप। लॉस रोकने के लिए चाहे मूविंग एवरेज यूज करो, मैं नहीं फेवर करता, मैं इंडिकेटर्स बकवास मानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन या आप जो पैटर्न ट्रेडिंग करते हो वो पैटर्न ट्रेडिंग, यही सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन वो करते समय आपको ये भूलना पड़ेगा अपने आप को कि मैं कितना खोना चाहता हूँ। अपने माइंड को वो आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से लिया जाता है। कॉन्शियस माइंड से लिए हुए डिसीजंस फेल होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं। एवरीथिंग शुड बी अ रिफ्लेक्स ऑफ सबकॉन्शियस, और वो प्रैक्टिस से आता है। दोस्तों, जैसा इन्होंने अभी पैटर्न ट्रेडिंग के बारे में बोला, तो आप लोगों को कोई, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बस 3 पैटर्न सीख लीजिए। एक हेड एंड शोल्डर, एक फ्लैग एंड पोल और एक राउंडिंग बॉटम। बस ये 3 पैटर्न अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी 40-50% ट्रेडिंग जर्नी बेहतर हो जाएगी। और जब सेटअप आए तब ट्रेड करिए। रोज क्यों ट्रेड करना है? पैसा देने के लिए मार्केट में नहीं आए, पैसा लेने के लिए आए। वंडरफुल सर। और आपने जो 3 पैटर्न बताए, फॉर गिविंग अ हिंट टू योर ऑडियंस,
मैं फ्लैग यूज़ करता हूँ। हाँ, तो वो फ्लैग ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फ्लैग में दोस्तों उसका टारगेट भी आप निकाल सकते हो। वैसे टारगेट तीनों में निकाला जा सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि अब मैं यहाँ पे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलूँगा, लेकिन आप लोग सीखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ के आइए, पैसा बाजार में बेहतर बनेगा। करेक्ट। इनफैक्ट कप एंड हैंडल भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता है। पैटर्न्स तो सर, क्योंकि वो रिपीटेडली फॉर्मिंग बाय लाइक माइंडेड पीपल। आज अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने फ्लैग बनाया होगा, मेरे फ्लैग में बस एक एडवांसमेंट है, मैं वो फ्लैग इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाले स्टॉक में ढूंढता हूं, ना कि रिटेल वॉल्यूम वाले। इसलिए मेरे फ्लैग्स बहुत बड़े रिवॉर्ड्स प्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, एक फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, XAU का चार्ट पढ़ना शुरू करिए, एक वोकार्ड का चार्ट पढ़ना शुरू करिए। वोकार्ड का चार्ट अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ है उसमें सीखने को। पैराबॉलिक मूव्स कैसे आती हैं वो सिखाता है वो आपको। प्लस बिटकॉइन का चार्ट पढ़िए पिछले 2 साल का, और डेली का पढ़ना है, ये 5-5 मिनट का नहीं पढ़ना, डेली का पढ़िए। ये 3 चार्ट यदि आपने पढ़िए तो, और इससे सीखिए कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, यकीन मानिए ट्रेडिंग जर्नी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये जो चीज आपने कही ना सर, चार्ट पढ़िए मतलब प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। और प्रैक्टिस रैंडम चीजों की मत कीजिए। अभी ये ब्रेकआउट का प्रैक्टिस हो रहा है, कब वो ब्रेकडाउन का प्रैक्टिस हो रहा है। हेड एंड शोल्डर अगर ढूंढ रहे हो ना, तो एक मिशन लेकर बैठो और आज से पीछे के पूरा बीटीसी का एक चार्ट ओपन करो, टाइम फ्रेम जो आपको पसंद है, 15 मिनट 5 मिनट उठाओ, और हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर दोनों ढूंढते हुए जर्नी निकलो 2016 तक। जितने हेड एंड शोल्डर बनते हैं उसका डेटा कलेक्ट करो, पूछो उससे कितनी बार 1:4 गया है, 1:5 गया है, कितना 1:10। ऑटोमेटिकली वो डेटा बोलने लगेगा, बेटा कल से हेड एंड शोल्डर यूज कर, और टारगेट के लिए छोड़ दे 10 में से 2 बार मैं 1:10 दूंगा तुझे। ये जब खुद ऑब्जर्व करके ढूंढ के निकालोगे ना, आपने कहा मैंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल फिर रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडिंग शुरू करेंगे, कल फिर ये सोचेंगे कि ये ट्रेड चलना चाहिए। जब खुद होकर ढूंढेंगे, खुद अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, खुद होकर सोचेंगे कि यार इतने हेड एंड शोल्डर स्टडी किए मैंने, 100 किए, 70 में तो स्टॉप लॉस हिट है, बट 30 में 1:15 1:20 भी गया है, तो ये तो जादू है। तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि 70 में स्टॉप लॉस यदि देना है तो आपको रिस्क अपना 0.5%, 0.2% रखना पड़ेगा, ताकि जब 70 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो 35% का केवल लॉस होगा, और जब वो 30 टारगेट आएंगे तो आपको 0.2% के सामने 2% की मूवमेंट, मतलब 60% का रिवॉर्ड देकर जाएंगे। 35% गया, 60% आया, 25% पे आप बैठे रहोगे। और ऐसे ही जब ट्रेड को कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स देखोगे, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स देखोगे, तो आपका ट्रेडिंग बेहतर होगा। हर इंडिविजुअल ट्रेड की बाल की खाल निकालोगे तो और डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि एवरी ट्रेड का एनालिसिस नहीं होता। देखा सिर्फ इतना जाता है, क्या मैंने प्रॉपर पैटर्न ट्रेड किया था या नहीं किया था, दैट्स इट। टारगेट दिया, स्टॉप लॉस दिया, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये एटीट्यूड से करोगे तो सारे रिटेल ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा आशा करता हूं कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज रविंदर रोकड़े जी से, और जिसके पैसे नाम में ही रोकड़ा लिखा है तो समझ लो उनके पास अपना कितना रोकड़ा होगा। खैर माफ़ी चाहता हूं अगर आपको इसे मतलब एक हास्यास्पद वो था एक, मुझे मेरे दोस्त रोकड़ा ही कहते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं रविंदर जी को दोबारा बुलाऊं तो आप लोग कमेंट करिए रिपीट, और मैं इनको दोबारा बुलाऊंगा पार्ट 2 के लिए, क्योंकि इनके पास इतना भरमार है ज्ञान का दोस्तों कि 2-5 पॉडकास्ट में कुछ नहीं होने वाला। तो इनके साथ तो अगली बार सीरीज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ही इज़ लाइक अ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों क्या है कि ये आप और हमारे बीच में से ही इतने बड़े ट्रेडर बने हैं। 250-500 करोड़ की ट्रेडिंग आसान बात नहीं होती है, कलेजा पत्थर का चाहिए होता है उसके लिए। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने स्टैटिस्टिक्स पे, अपने चार्ट पे, अपने एनालिसिस पे बहुत मजबूत हों। यही आप लोगों को बनना है, यही हमारे रोकड़े साहब बने हुए हैं, और यही मैं भी कोशिश कर रहा हूं बनने की, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। धन्यवाद देते हैं रोकड़े जी आपको। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत दूर से आप आए हैं, इसके लिए एक तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से भी धन्यवाद और मेरी ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम हाईली मूव्ड, मुझे अपॉर्चुनिटी आपने दी। माय प्लेजर।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।